वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए जो कि चतुर्थ सेमेस्टर में इस बार पहुंचे हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर की आपने परीक्षा दे दी है और फोर्थ सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं। आप लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी इन सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करवा दीजिए, चूँकि कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बड़ी जल्दी हो जानी हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं, तो उसके लिए खास करके आपको ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। तो आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, उसको लेकर के मैं जल्द ही आपकी क्लासेस प्रारंभ करवाने वाला हूं, वो भी खास करके बोर्ड पर, और लाइव क्लासेस आपकी होंगी, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं बीए फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। हालांकि उससे पहले मैंने सोचा कि आपको जब तक बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूं तब तक के लिए आप कुछ मॉडल पेपर ही दे दिए जाएँ। खास करके बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के लिए राजनीति विज्ञान का यह मॉडल पेपर है और ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, जिसमें हम लगभग 150 से अधिक प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। हल मॉडल पेपर होगा, यानी कि प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे, उस प्रश्न के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा और उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे और ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो बड़ी विधिवत तरीके से जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि और ख़ास करके आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के बारे में बीए फोर्थ सेमेस्टर में। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस इससे पहले ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों ने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट का। इससे पहले जो मेडिवल हिस्ट्री यानी केवल हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, तो हिस्ट्री वाले जो छात्र छात्राएं होंगे उनको लेकर के मैंने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दे रखा है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। बाकी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का तो आज मैं दे रहा हूँ, सोशियोलॉजी का आ जाएगा, इसके बाद जियोग्राफी का, सभी सब्जेक्ट का, होम साइंस का, इकोनॉमिक्स का, सभी का देने का प्रयास रहेगा। हालांकि चलते हैं जानते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। बाकी मैं चैप्टर वाइज वीडियो जो है 2-3 दिनों में प्रारंभ करवाऊंगा लाइव क्लास, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, यूट्यूब पर ही आपकी क्लासेस चलने की जो है प्रकार से उम्मीद रहेगी। और बाकी आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो उस पर अगर कोर्स लॉन्च किया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप वहां पर उसको जो है बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम फीस रहेगी हमारी, ऐसी नहीं है, और पूरा कोर्स उसमें जो है आपको चैप्टर 1 से लेकर के जितना आपका सिलेबस, जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए, तो अगर इसका भी कोर्स आएगा तो इसमें आपको लगभग कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊं कि इसमें लगभग आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई 30 से अधिक चैप्टर्स के बारे में। लगभग 30 वीडियो आपकी चैप्टर्स की होंगी और बाकी लगभग 4-5 वीडियो मॉडल पेपर की होंगी, और विस्तार से आप जानेंगे हर एक चीज़ के बारे में, जैसे कि खास करके प्राचीन मतलब पश्चिम में प्राचीन चिंतन में सुकरात और सुकरात के बाद की चिंतन की अवधारणा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद, इन सभी के बारे में जानते हो, प्लेटो, अरस्तु, ठीक, फिर उसके अंदर सिसरो, थॉमस एक्विनास, अगस्टाइन, पुनर्जागरण काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जा करके हम जो है खास करके माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड और इन सभी के बारे में, हन्ना हार्डेंट अर्नेस्ट के बारे में, तो इन सभी तक पढ़ने का प्रयास है। नहीं, पूरा कोर्स आपको एकदम डिटेल से, विस्तार से, तो बहुत ही कम प्राइस रखी जाएगी, 100-150 ऐसे रखी जाएगी, ज़्यादा नहीं रखी जाएगी। जब भी रखी जाएगी, मान लेते रखी जाएगी, तो बाकी आपको बिल्कुल फ्री में मैं यूट्यूब पर पढ़ाने का प्रयास करूँगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता किसी भी प्रकार की नहीं है। और मेरे हिसाब से 100-150 रुपये में तो आप आसानी से पढ़ ही सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप आसानी से विस्तार से, जो छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हो विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी के लिए तो मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हमेशा आपके लिए हमेशा बना ही रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें, पहला प्रश्न आपका आ चुका है, राजनीतिक चिंतन का प्राचीन युग का कालक्रम क्या माना गया है, बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक चिंतन का प्राचीन युग का कालक्रम जो है वो क्या माना है। जो राजनीतिक चिंतन है या राजनीतिक चिंतन में खास करके प्राचीन युग का जो कालक्रम है वो क्या माना गया है, 300 ईसा पूर्व तक, या 500 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व तक, या फिर 800 ईसा पूर्व तक। फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग बताइएगा भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 300 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, जिन छात्र छात्रों ने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है। प्रकृतिवादी चिंतक, इनमें से अगर बात की तो प्रकृतिवादी चिंतकों में नाम आता है पाइथागोरस का, थॉलेस का, और इसके अलावा हिराक्लिटस का। जबकि सुकरात की बात की तो सुकरात जो है प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहा है सुकरात, करेक्ट आंसर होंगे सुकरात, लगा दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, सुकरात का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, प्रश्न ये पूछा गया। तो सुकरात जो कि अरस्तु के कौन थे, आप देखते प्लेटो, अरस्तु और ये सब जो है एक प्रकार से इससे गुरु ही रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो सुकरात थे सबसे पहले हैं, ठीक है। सुकरात के बाद प्लेटो, फिर अरस्तु, अरस्तु के बाद में फिर सिकंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सुकरात है इनके शिष्य है प्लेटो, प्लेटो के शिष्य है अरस्तु, अरस्तु के शिष्य कौन है, सिकंदर, अलेक्जेंडर, जो सिकंदर महान के नाम से फेमस है खास करके। तो सुकरात का जो जन्म हुआ था, अगर सुकरात के जन्म के संदर्भ में बात की जाए तो इनका जन्म 470 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको सुकरात के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सुकरात के बारे में जब हम विस्तार चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, विस्तार से आपको सुकरात के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। सुकरात के बारे में बात की तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यथार्थ ज्ञान और श्रेयस, इन सभी में अंतर भी कहीं ना कहीं पे इन्होंने बताने का प्रयास किया। सुकरात का दूसरा सिद्धांत था कि वास्तविक ज्ञान और श्रेयस या सद्गुण जिसको आप बोलते हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। और इन्होंने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही पाप है। क्या, जो सद्गुण होता है उसी को ज्ञान कहते हैं और जो अज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाप कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत ही कई प्रकार की विचारधाराएं इनकी हैं। सुकरात की चर्चा करते रहेंगे हम समय समय पर। आगे बढ़ते और भी पॉइंट्स को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अफलातून। अफलातून का जन्म कब हुआ था। अच्छा, एक आपको बता दूं कि एक आध प्रश्न आपसे पूछा यह भी जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एपिक्यूरियन विचारधारा एक आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ाऊँगा सेकंड चैप्टर में। तो एपिक्यूरियन विचारधारा कौन सा सिद्धांत, एक प्रकार से उसका कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो उसके सिद्धांत में से प्राकृतिक कानून जो है उसका सिद्धांत नहीं होता है, बाकी धर्म विरोध, आनंदवाद, राजनीतिक जीवन की उपेक्षा, तो ये प्रश्न होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी प्रश्न बन सकता है कि एपिक्यूरियन विचारधारा का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आप जान लीजिएगा कि धर्म विरोध, आनंदवाद, राजनीतिक जीवन की उपेक्षा, ये सब एपिक्यूरियन विचारधारा में सम्मिलित सिद्धांत हैं, जबकि प्राकृतिक कानूनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी स्टोइकवाद की अगर बात की जाए तो स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांतों में खास करके प्राकृतिक कानून आता है, विश्व नागरिकता हो गई, मानव स्वभाव हो गया, ये सब स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांत हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका आ चुका है कि अफलातून का जन्म कहाँ हुआ था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अफलातून का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बताएंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। स्पार्टा में हुआ था या एथेंस में या फिर मिस्र में या जकार्ता में, कहाँ पर हुआ था भाई। तो अफलातून का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, वो मिस्र में हुआ था अफलातून का जन्म। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य की असीम शक्तियों का समर्थन करते थे अफलातून व सुकरात, पेरिक्लीज व बारकर, प्लेटो व अरस्तु या मेयर व एबेस्टीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, राज्य की असीम शक्तियों का समर्थन करते थे, तो कौन करता था भाई, पेरिक्लीज और बारकर महोदय, ये राज्य की असीम शक्तियों का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्लेटो की कृति का क्या नाम है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटो महोदय की बात अगर की जाए तो इनका न्याय का सिद्धांत बड़ा फेमस है और इनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो महोदय, ध्यान रखेंगे। न्याय के सिद्धांत के बारे में इनके पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में, और रिपब्लिक इन पुस्तक की विषय वस्तु पर भी थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे ताकि उसके बारे में समझेंगे, और न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में हमको पढ़ना है। प्लेटो का साम्यवाद भी है और आदर्श राज की कल्पना भी प्लेटो महोदय ने की है, तो उसको भी जानेंगे हम जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रश्न है आपका उसके बारे में समझने का प्रयास हम करेंगे। प्लेटो महोदय की बात की जाए तो प्लेटो महोदय खास करके बड़े विद्वान आदमी हैं। सुकरात के बाद प्लेटो आते हैं और प्लेटो महोदय की शिक्षा में भी इन्होंने एक प्रकार से विशेषताएं शिक्षा की बताई कि राज्य नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्लेटो ने बताया कि आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और उच्च शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए तथा बाद के 5 या 15 वर्ष का शिक्षा काल दार्शनिक शासक के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया जाए। स्त्री पुरुष की समान शिक्षा दी जाए, व्यायाम तथा संगीत शिक्षा पर समान बल दिया जाए, ये प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है। और सभी के बारे में चर्चा करेंगे। न्याय सिद्धांत की इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये त्रिगुण आधारित
मतलब कि त्रिगुण आधारित व्यक्ति और राज्य के बारे में बताते हैं, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत देते हैं। और इनके संदर्भ में खास करके डॉक्टर रूज कहते हैं कि अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय होता है, और यही बात बताई प्लेटो महोदय ने। इनके नैतिक सिद्धांतों की बात भी एक प्रकार से बड़ी फेमस है। और ख़ास करके व्यक्तिवाद विरोधी भी प्लेटो व्यक्तिवादी विचारक नहीं है, प्लेटो समष्टिवादी विचारक है। और अपनी इस अवधारणा के आधार पर इन्होंने यहाँ प्रतिपादित किया कि व्यक्ति जो होता है उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व तो समष्टि यानी अर्थात उसके समाज के सदस्य होने में निहित है। वह अपने आप कुछ नहीं पाता है, वो किस समाज का है उससे डिनोट करता, मतलब कि एक प्रकार से उससे उसकी भूमिका बढ़ती है, वो किस राज्य का है। प्लेटो के लिए राज्य और समाज के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति का अस्तित्व का औचित्य माना गया है। यानी कि व्यक्ति तभी तक एक प्रकार से एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जब तक वो किसी समाज या किसी राज्य में निवास करता है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। राज्य के बाहर उसको या फिर राज्य के अलग अगर वो हो जाए तो व्यक्ति के अपना कोई एक प्रकार से महत्व नहीं है। व्यक्ति के विकास के लिए राज्य अनिवार्य होता है, और ख़ास करके उसकी एक मौलिक मतलब की प्रस्थापना भी यही है कि आप देखते हैं कि चाहे सामाजिकरण की अगर बात की जाए तो जिन बच्चों का सामाजिकरण नहीं होता है वो बच्चे आप देखते होंगे कि जानवरों की तरह रहते हैं। तो मनुष्य को एक कहीं ना कहीं पे अस्थायित्व तो समाज देता है, राज्य देता है, एक विचारधारा देता है, एक कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं एक समन्वित ढांचा देता है जिसमें वो अपने आप को अनुकूल करके अपना जीवन यापन कर सके। तो कहीं ना कहीं पे कई प्रकार की चीज़ें होती, तो प्लेटो के महोदय के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर चर्चा हम करेंगे तो थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा प्लेटो के बारे में। वैसे प्लेटो की ग्रंथ की बात हो चुकी, तो प्लेटो का ग्रंथ है द रिपब्लिक, इनका एक ग्रंथ है। इसके अलावा मुख्य रूप से प्लेटो के 3 ग्रंथ हैं, ठीक है। एक तो रिपब्लिक हो ही गया, एक है स्टेट्समैन, इनका एक द स्टेट्समैन या स्टेटमेंट। अच्छा, रिपब्लिक को हिंदी में रिपब्लिक कहते हैं, अंग्रेजी में द रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, स्टेटसमैन, चूँकि द लगने का मतलब होता है थोड़ा महान वाली फीलिंग, थोड़ी बड़ी वाली, कि सभी लोग भाई जानते हैं। इसके अलावा लॉज, एक पुस्तक इनकी है द लॉज, तो वो भी पुस्तक इन्हीं की है। तो प्लेटो का जो मुख्य ग्रंथ है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक के द्वारा ही इन्होंने खास करके राज दर्शन पर लिखा गया है ग्रंथ है, और न्याय से संबंधित विचारधाराएं इसमें बताई गई हैं। और प्लेटो खास करके इसमें आत्मिक भाव के बारे में बताते हैं, और खास करके न्याय की अवधारणा देते हैं, शिक्षा के सिद्धांत को बताते हैं, साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से, और आदर्श राज के पतन के बारे में भी बताने का प्रयास जो है प्लेटो करते हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा करनी हमको, तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को क्या कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, इसको क्या कहते हैं। एक धार्मिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, या आर्थिक ग्रंथ है ये। तो किस प्रकार का ग्रंथ है भाई। तो प्लेटो की जो रचना रिपब्लिक है, ये एक प्रकार से कैसा ग्रंथ है ये भाई, ये सामाजिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, एक सामाजिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक ग्रंथ भी हो सकता है, लेकिन समाज, चूँकि समाज का ही एक भाग होता है राजनीति, तो जरूर नहीं केवल प्लेटो ने केवल राजनीति के बारे में बताया है, सामाजिक चीज़ों के बारे में बताया, तो यहाँ पर सामाजिक ग्रंथ लगाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका आ चुका, रिपब्लिक पुस्तक को कहा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक को क्या कहा जाता है भाई। तो रिपब्लिक पुस्तक को हम प्लानिंग जस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लानिंग जस्टिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है कि बुद्धिमानों का गुरु किसे माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बुद्धिमानों का गुरु किसे माना जाता है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमानों का गुरु किसे माना जाता है, सभी लोग बताएंगे, कमेंट करें फटाफट से। बुद्धिमानों का गुरु किसे माना जाता है भाई, बताइएगा। बुद्धिमानों का गुरु किसे माना जाता है। तो बुद्धिमानों का गुरु जो माना जाता है वो माना जाता है अरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तू को, ठीक है। अरस्तू का जन्म हुआ था आपका कब, अरस्तू का जन्म कब हुआ था भाई। तो अरस्तू का जन्म हुआ था आपका, कब हुआ था अरस्तू का जन्म, 384 ईसा पूर्व में अरस्तू का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इनका जन्म हुआ था स्टेगिरा में, एक थ्रेसियन नगर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था निकोमैकस। मकदूनिया के राज दरबार में ये वैद्य हुआ करते थे, निकोमैकस, उन्हीं के पुत्र थे अरिस्टोटल, ठीक है। और इनके दादाजी चिकित्सा शास्त्री भी थे, मतलब अरस्तू के,
ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और पारिवारिक प्रथा के अनुसार ये खास करके चिकित्सक बनने का प्रशिक्षण अरस्तु को भी मिल चुका था, और कई सारी चीज़ें हैं। और आप देखते हैं कि खास करके आप देखिएगा प्लेटो जो हैं ये शिष्य हैं किसके, मतलब प्लेटो का शिष्य जो है एक प्रकार से है अरस्तु, जो है प्लेटो के शिष्य हैं, ठीक है। और प्लेटो के गुरु कौन है? प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। आपको मैं एक बार बता दूं, चूँकि आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार प्रश्न पूछेगा। सुकरटीज यानी कि सुकरात की अगर बात की जाए, सुकरात, तो सुकरात जो हैं ये जो है एक प्रकार से किसके गुरु हैं? सुकरात जो है गुरु हैं किसके भाई? ये है सुकरात प्लेटो के गुरु, ठीक है। प्लेटो किसके गुरु हैं? तो प्लेटो गुरु हैं भाई अरस्तु के। किसके? अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, ठीक है। अब बात की जाए अरस्तु के शिष्य कौन है, मतलब और सिकंदर, तो सिकंदर का गुरु है अरस्तु, अरस्तु का गुरु है प्लेटो, प्लेटो का गुरु है सुकरात, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था भैया? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी अरस्तु ही थे। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। अरस्तु जो थे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक बोला जाता है अरस्तु को, ठीक है। बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु हैं। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं भाई? तो ये भी हम अरस्तु को कहते हैं। चूँकि अरस्तु का ही कथन है, अरिस्टोटल का ही कथन है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, मतलब मनुष्य एक सामाजिक, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। इस कथन को कहा था अरिस्टोटल महोदय ने। अरस्तु महोदय जनक हैं किसके? पॉलिटिकल साइंस के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चरम एकता का अर्थ विनाश किसने माना है? यानी चरम एकता का मतलब होता है विनाश, ऐसा किसने माना? अरस्तु ने, मुसोलिनी ने, या फिर एडोल्फ हिटलर ने, या फिर मैक्स वेबर ने? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चरम एकता का अर्थ विनाश किसने माना है? तो किसने माना भैया? अरिस्टोटल ने ही माना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाई सीमा विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? लाई सीमा विद्यापीठ की स्थापना किसने करी थी भाई? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मतलब कि दिख रहे होंगे, ठीक है। बेबर ऑप्शन ए, बी ऑप्शन अरस्तु, सी ऑप्शन दांते और डी ऑप्शन रूसो। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाई सीमा विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो लाई सीमा विद्यापीठ की स्थापना जो करने वाले विद्वान हैं उनका नाम भी अरस्तु है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कि किसके पिता सिकंदर के दादा के दरबार में राजवैद्य थे? तो किसके पिता भाई सिकंदर के दादा के दरबार में राजवैद्य थे? तो किसके पिता थे? किसके पिता थे भाई? बिल्कुल अरिस्टोटल के ही पिता राजवैद्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप किसने प्रदान किया? तो राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप देने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम भी अरिस्टोटल ही है, अरस्तु महोदय ने ही दिलवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगला प्रश्न, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम से 100% आने वाले हैं, तो रट लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, रटना क्या है 2-3 बार वीडियो देखेंगे वैसे आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु को किसने कहा है? चूँकि अरस्तु को अब हमने पढ़ा कि भाई बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो अरस्तु को मैंने आपको ऑप्शन बताया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछा गया कि बुद्धिमानों का गुरु जो है अरस्तु को किसने कहा था कि भाई ये बुद्धिमानों के गुरु हैं, तो ये जो है संज्ञा इनको किसने दी थी? बुद्धिमानों का गुरु इनको किसने कहा था? दांते एक फिलोसॉफर हैं, दार्शनिक हैं, इन्होंने कहा था बुद्धिमानों का गुरु किसको? अरिस्टोटल को, अरस्तु को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरिस्टोटल का ही है, अरस्तु का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है अरस्तु, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है अकादमी का विभाग, अकादमी का विभाग अरस्तु को किसने कहा? तो अकादमी का विभाग अरस्तु को ही कहा जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अरस्तु को ही अकादमी का विभाग कहा जाता है। और ऐसा अरस्तु को किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान हैं दांते, ठीक है। दांते महोदय ने ही कहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, नेक्स्ट चैप्टर से आपका प्रश्न आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है, शेयर करेंगे सभी लोग वीडियो को। चलिए
मध्य युग के सर्वोच्च विचारक कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मध्य युग के प्रारंभ की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो 476 ईस्वी में खास करके रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही प्राचीन युग का अंत हो जाता है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि इसके बाद से मध्य युग की शुरुआत होती है और 1500 ईस्वी तक का मध्यकाल चलता है ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और इसमें खास करके धर्म प्रधान युग माना जाता है। 400 ईस्वी के बाद से आप देखते हैं 1500 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसको धर्म का युग भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं विभिन्न धर्म जो है एक प्रकार से अपने चरम उत्कर्ष पर थे। और इसी समय आप देखिएगा मैकियावेली से लेकर के और तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ हर क्षेत्रों में, चाहे बात की हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की या अन्य किसी धर्म की। आप देखते हैं ये यहाँ तक आते आते इस समय तक एक प्रकार सभी का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था और सभी एक प्रकार से आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, अपने अपने धर्म को लोग बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये उस समय का। तो मध्य युग के सर्वोच्च विचारक कौन थे? ऑप्शन ए है दांते, ऑप्शन बी है संत एक्विनास, और सी ऑप्शन है संत थॉमस, और अगला है डी ऑप्शन संत पीटर बैली। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको बात बता दूं, सिसरो के बारे में कभी कभी प्रश्न आपसे बनेगा कि सिसरो का जन्म कब हुआ था। तो सिसरो का जन्म 106 ईसा पूर्व में हुआ था। सिसरो का एक फेमस ग्रंथ है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो इनकी पुस्तक का नाम है डी रिपब्लिका। डी रिपब्लिका इनकी पुस्तक का नाम है सिसरो के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भैया, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य युग के सर्वोच्च विचारक कौन थे। तो मध्य युग के सर्वोच्च विचारक जो हैं वो संत एक्विनास हैं। ठीक है, संत एक्विनास जो हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये मध्य युग के सबसे सर्वोच्च विचारक माने जाते हैं मध्य युग में, संत एक्विनास। एक्विनास की अगर बात की जाए तो ये खास करके इनका जन्म हुआ था 1225 ईस्वी में। एक्विनास का कहाँ पर हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था भाई। कहाँ पर? इटली में जन्म हुआ था। इटली में नेपल्स राज्य पड़ता है। नेपल्स राज्य में एक रोक्का सेक्का नामक स्थान है, वहीं पर एक कुलीन परिवार में, कुलीन वर्ग में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद ये नेपल्स की में शिक्षा प्राप्त करते हैं और प्राचीन युग के महान राजनीतिक चिंतक जो थे उस समय अरस्तु, उनके ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर इनको मिलता है और उसका अध्ययन करते हैं अच्छे तरीके से। और 1256 ईस्वी में आप देखते हैं पेरिस विश्वविद्यालय ने इनको धर्म गुरु का उपाधि भी दी थी। इसके अलावा आप देखिएगा कि इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो 1274 ईस्वी में हो जाती है। 48-49 वर्ष के थे तब इनका निधन हो चुका था और ख़ास करके बड़े विद्वान आदमी हैं ये। और इनके कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 37 ग्रंथ जो हैं और ख़ास करके 37 मुख्य ग्रंथ हैं और 40 इनके छोटे छोटे ग्रंथ यानी कि लघु ग्रंथ हैं। ठीक है, राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखा जाए तो इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो धर्मशास्त्र का सार और सुम्मा थियोलॉजिका, ये दो ग्रंथ बड़े फेमस है। कौन कौन से? धर्मशास्त्र का सार और दूसरा है सुम्मा थियोलॉजिका। तो ये ग्रंथ बड़े फेमस हैं। और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में जैसे राजाओं के नियम पर भी इन्होंने लिखा है, यानी कि द रूल्स ऑफ प्रिंसेस। अरस्तु की राजनीति की टीका भी इन्होंने लिखी, जो अरस्तु के ग्रंथ हैं उनकी टीकाएँ भी लिखी हैं। तो ये विद्वान आदमी हैं, खास करके संत एक्विनास। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया। अच्छा, एक्विनास जो हैं ये अरस्तु के एक प्रकार से अरस्तु के वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन और आस्थावादी ईसाई राजनीतिक चिंतन में समन्वय स्थापित करने का काम किया। और ख़ास करके आप देखेंगे दोनों अपना अपना परस्पर विरोधी रूप खोज करके एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यानी एक्विनास और अरस्तु कहीं ना कहीं पे विरोधी बीच में होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, जॉर्ज कैटलिन इन दोनों के संदर्भ में कहते हैं कि थॉमस का प्रयास मानव विचारधारा की महान परंपराओं का मिश्रण करने का है और उनमें से एक आदर्शवादी, अनुभववादी, हठधर्मीपूर्ण, नाटकीय, स्थिर और अधिकारवादी है। दूसरी सामान्य ज्ञान, बहुजनवादी, अनुभव सिद्ध, उपयोगितावादी, वैज्ञानिक, गतिशील, पहर पर जोर देने वाला या वाले स्वतंत्रतावादी हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि जो है मध्य युग का अरस्तु इनको कहा जाता है। ईसाई अरस्तु से भी इनका नाम संबोधित किया जाता है एक्विनास का। तो जिस प्रकार से अरस्तु बड़े फेमस विद्वान हैं उसी प्रकार से थॉमस एक्विनास भी बड़े फेमस विद्वान हैं। ठीक है, तो मध्य युग के सर्वोच्च विचारक संत एक्विनास, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, संत अम्ब्रोज के शिष्य का क्या नाम था? तो संत अम्ब्रोज के शिष्य का क्या नाम था भैया? संत थॉमस जो थे ये संत अम्ब्रोज के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है,
प्रश्न आपका है भाई, बढ़िया प्रश्न है। मध्यकाल में उपलब्ध समस्त दर्शन को एक सूत्र में किसने पिरोया? बताएं, मध्यकाल में उपलब्ध समस्त दर्शन को एक सूत्र में किसने पिरोया भाई? तो एक सूत्र में पिरोने का काम जो किया है उनका क्या नाम है? आप सभी को पता होगा, तो सर थॉमस एक्विनास, बिल्कुल संत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा? तो एक्विनास महोदय ने कानून को जो बांटा है वो खास करके 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, 4 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, कथन है, बड़ा फेमस कथन है, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है कि शाश्वत कानून देवी ज्ञान है और वह सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देश देता है, वह स्वयं में सत्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किसका है भाई? इस कथन को कहने वाले जो विद्वान है थॉमस एक्विनास ही हैं। ये एक्विनास का ही कथन है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित था? तो था एक्विनास जो है ये किसकी विचारधारा से प्रभावित थे भाई? तो एक्विनास महोदय की अगर बात की जाए तो ये प्रभावित थे अरस्तु की विचारधारा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन वहीं आप देखिएगा, कानून का स्थान ईश्वर का बृहद स्थल है। क्या कानून का स्थान क्या है? ईश्वर का बृहद स्थल है और उसकी वाणी विश्व की शांति है। इस किसका कथन है? ये किस विद्वान ने ऐसा कहा? कानून के संदर्भ में कहा कि कानून का स्थान जो है वो ईश्वर के बृहद है, कानून का स्थान ईश्वर का बृहद स्थल है और उसकी वाणी विश्व की शांति है। ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम एक्विनास ही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, सभी लोग देखने का प्रयास आप करेंगे। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका है भाई, देखिएगा। प्रश्न है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, आपको पता होगा संत ऑगस्टाइन के बारे में। ऑगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में हुआ था उत्तरी अफ्रीका के एक छोटे से नगर, उसका नाम है टेगेस्टे। उसी नगर में इनका जन्म हुआ था संत ऑगस्टाइन का। और पिताजी का नाम इनके पेट्रिसियस था, मूर्ति पूजक, और माता मेनिका जो थी वो ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाली थी। और ख़ास करके तो संत ऑगस्टाइन की अगर बात की जाए तो इनका जन्म पूछेगा कि कब हुआ था, और ईश्वरीय राज्य के आवश्यक तत्व तो इन्होंने जो बताए हैं उनके बारे में, तो धर्म, शांति और न्याय, ये ईश्वरीय राज्य के आवश्यक तत्व तो माना है संत ऑगस्टाइन ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, खास करके आप देखते हैं इनके विचारों पर, खास करके संत ऑगस्टाइन के विचारों पर लोगों के, जैसे लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि पवित्र रोमन साम्राज्य का निर्माण ईश्वर नगर की नींव पर ही हुआ था। ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है, किसके संदर्भ में है? संत ऑगस्टाइन के संदर्भ में। मैक्सी कहते हैं कि मध्ययुगीन यूरोप की राजनीतिक विचारधारा पर किसी अन्य व्यक्ति ने इतना प्रभाव नहीं डाला जितना चौथी शताब्दी के अफ्रीका की मतलब इन विद्वान, यानी कि जो इनका क्या नाम है, संत ऑगस्टाइन, इन्होंने डाला था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा शब्द कहते हैं, आप सभी को पता होगा, रेनेसा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पुनर्जागरण की बात अगर की जाए तो 15वीं शताब्दी में इटली के एक नगर फ्लोरेंस में प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन के द्वारा प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों, कलाओं, विद्याओं, इन सभी को पुनर्जीवित किया गया। और इसी कारण से आंदोलन को पुनर्जागरण के नाम से जाना था, चूँकि पहले से जो चीज़ें थी उनको वो दब गई थी, फिर से उनको उभार करके सामने लाना था। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म होना। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? बताएं सभी लोग, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? पूंजीवाद का उदय हो रहा था, या सामंतवाद का पतन हो रहा था, या नगरों की स्थापना हो रही थी इसलिए पुनर्जागरण का उदय हुआ, या व्यापार का उदय हो रहा था? तो पुनर्जागरण का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? सामंतवाद का पतन जो है ये पुनर्जागरण का मुख्य कारण रहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सामंतवादी व्यवस्था का पतन होना। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न देश में दिखाई पड़ी, यानी किस देश में दिखाई पड़ी? सबसे पहले 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की जो झलक दिखाई पड़ी वो किस देश में दिखाई पड़ी? इनमें से फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में, या फिर स्पेन में? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बताएं भाई सभी लोग। बिल्कुल सी ऑप्शन, इटली में। ओके,
इटली इज़ राइट आंसर। सबसे पहले इटली में 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण व महान साहित्यकार कौन था? तो पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण और महान जो साहित्यकार था वो कौन था भाई? उसका नाम है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड ने विश्व को अमर नाटककार दिया? शेक्सपियर को, टॉमस मूर को, इरास्मस को या फिर सर्वेंटस को? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया। सॉरी, प्रश्न ये था कि पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड ने विश्व को अमर नाटककार दिया। कौन सा भाई नाटककार है जो कि एक प्रकार से इंग्लैंड का है और पुनर्जागरण काल में खास करके उनका बोलबाला रहा? तो शेक्सपियर महोदय हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया, किसने दिया था? कोपरनिकस, केपलर या फिर हार्वे या फिर इन सभी लोगों ने दिया था? तो खास करके पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में जो योगदान दिया इन सभी लोगों ने दिया था। केपलर महोदय ने भी, कोपरनिकस ने, हार्वे ने, सभी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। मीग लड़े सर्वेट्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मीग लड़े सर्वेट्स की प्रसिद्ध रचना का अगर नाम मैं बताऊं आपको तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉन क्रूजो रचना जो है ये इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि गैलीलियो का जन्म इटली में कब हुआ था? बताएं सभी लोग फटाफट से। गैलीलियो का जन्म इटली में कब हुआ था? फटाफट से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल 1564। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, यह कथन किसने कहा था? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, यह कथन किस विद्वान ने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान है डी मोनाक्रिया। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? बताएं। देखिए, माइकल एंजेलो लास्ट जजमेंट पुस्तक है ये, लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा, या पेट्रार्क मानवतावाद का पिता, या फिर मैकियावेली दास कैपिटल? अच्छा, इनमें से कौन सी पुस्तक गलत है ये पूछ रहा है, आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक गलत है भाई सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? देखिए, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की, ठीक है। पेट्रार्क का मानवतावाद का पिता कहा जाता है पेट्रार्क को, ये भी ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा, बिल्कुल ठीक है। मैकियावेली की रचना दास कैपिटल ये है। चलें, क्या यहाँ पर मैं ये पूछ रहा है भाई कौन सा गलत है इनमें से? तो माइकल एंजेलो का लास्ट जजमेंट है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आप देखिएगा, पेट्रार्क महोदय मानवतावाद के पिता कहे जाते हैं। लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा, ये ठीक है बिल्कुल। मैकियावेली की रचना नहीं, दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस ग्रंथ का विद्वान कौन है? द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न छप सकता है, तो एकदम से इसको याद कर लीजिएगा। द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं बेसेलियस महोदय। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। और बाकी ये जो प्रश्न आपका है जो है ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, ये वाला, ये प्रश्न, ठीक है। और दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स वाली, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ये सब जितनी भी पुस्तकें होती हैं, यहाँ से लगभग 15 से 16 प्रश्न पूछे आते हैं। पुस्तक की, ये पुस्तक किसकी है, ये वो पुस्तक किसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। चलें, प्रश्न आपका कौन सा भाई? प्रश्न है कि मैकियावेली कौन था? मैकियावेली कौन था आपसे प्रश्न पूछा गया। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें मैकियावेली के बारे में, कि मैकियावेली जो था वो कौन था। मैकियावेली खास करके उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे,
राज्य को लेकर के कई सारे सिद्धांत हैं। मैकियावेली से तुलना भी की जाती है खास करके, और इनका पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली, और इसको अपने युग का शिशु भी कहा जाता है मैकियावेली को। ठीक है, चूँकि मैकियावेली की अगर बात की जाए तो ख़ास करके इनका जन्म हुआ था इटली में, और फ्लोरेंस का एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था मैकियावेली का। और ख़ास करके आप देखिएगा, इस शिक्षा से वंचित रहने के कारण से 25 वर्ष की आयु में अपने गणराज्य से एक छोटे से पद पर आसीन होकर के अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ ये शुरू करते हैं, और अपनी सूझबूझ और शासन संचालन की बारीकियों को समझने की अद्भुत क्षमता इनके पास थी, और उसी के कारण से थोड़े ही समय में उच्च राजनीतिक पद पर आसीन होते हैं। और धीरे धीरे करके आप देखते हैं 1512 ईस्वी तक यह एक प्रकार से अपने पद पर बने रहते हैं। बाद में एक देखते हैं यूरोपीय देशों में अपने गणराज्य का राजदूत बना करके भेजा जाता है इनको, इटली का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे बड़े विद्वान आदमी हैं, और मैकियावेली खास करके बड़े फेमस व्यक्ति हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मैकियावेली कौन था, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मैकियावेली की अगर बात की है तो मैकियावेली ऑप्शन नंबर विद्या वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, यथार्थवादी दार्शनिक थे या राजनीतिज्ञ थे। तो मैकियावेली जो थे ये यथार्थवादी दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था। मैकियावेली का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैकियावेली का जन्म हुआ था भाई कहाँ पर, मैंने आपको बताया था फ्लोरेंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था। मैंने आपको बताया था मैकियावेली का जन्म कब हुआ था भाई। मैकियावेली का जो जन्म हुआ था वो था 1469 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा गया मैकियावेली की मृत्यु कब हुई थी। तो मैकियावेली की मृत्यु 1527 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब एकदम से ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, द प्रिंस के लेखक कौन है। द प्रिंस के लेखक कौन है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना, मैकियावेली की रचना कौन सी है। द प्रिंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। द प्रिंस के लेखक कौन है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है भाई। द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं आपके मैकियावेली। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया मैकियावेली करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह मत किसका है। यह विचार किसने दिया था कि मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु था। ये किसने कहा भाई इसको, मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान उनका नाम है डनिंग महोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, डिस्कोर्सेज पुस्तक में मैकियावेली ने अपना मतलब उन्होंने किसका समर्थन किया है। तो सबसे पहले ये जानो कि भाई डिस्कोर्सेज किसकी रचना है। तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम डिस्कोर्सेज है, और उसमें उन्होंने किसका समर्थन किया है। तो उन्होंने किसका समर्थन किया भैया, जो है डिस्कोर्सेज में उन्होंने किसका समर्थन किया है। तो उन्होंने इसमें लोकतंत्र का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे माना जाता है। तो आधुनिक युग का प्रथम विचारक अगर बात की जाए तो मैकियावेली को ही आधुनिक युग का प्रथम विचारक मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम आधुनिक दार्शनिक कौन था। तो प्रथम आधुनिक दार्शनिक भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मैकियावेली ही था। प्रथम आधुनिक दार्शनिक मैकियावेली को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मडबटा अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है खास करके इसको कहा था मैकियावेली ने ही, तो ये मैकियावेली का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, प्रश्न है कि कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक कौन है। मतलब इनमें से कौन जो है समर्थक हैं किसके भाई, कानूनी प्रभुसत्ता के समर्थक कौन है। तो कानूनी प्रभुसत्ता के समर्थकों में जो नाम आता है वो किसका आता है भाई, बिल्कुल ऑस्टिन महोदय का नाम आता है। ऑस्टिन महोदय की बात की, इनका पूरा नाम है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन का जन्म हुआ था 3 मार्च को 1790 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च 1790 को जन्म हुआ था। कहाँ पर, इंग्लैंड के एक प्रकार से इंग्लैंड में जन्म हुआ था। इप्सविच स्थान है एक इंग्लैंड में, तो उसी इप्सविच में इनका जन्म हुआ था। और माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। जॉन जो थे सेना में भर्ती हुए ऑस्टिन महोदय। ठीक है, और 1812 ईस्वी तक ये सेना में रहे। उसके बाद में 1818 ईस्वी में वकील बन जाते हैं और नॉरफोक सर्किट में प्रवेश किया।
और ख़ास करके जॉन ऑस्टिन ने 1825 ईस्वी में आप देखिएगा वकालत छोड़ दी इन्होंने, और लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर वहाँ पर जो है न्याय शास्त्र के शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा कि ऑस्टिन के प्रिय शिष्य जो हैं, आपने पढ़ा होगा जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में आप पढ़ेंगे अभी आगे चल करके, तो जॉन ऑस्टिन के ही शिष्य हैं, ठीक है। ऑस्टिन के शिष्य है जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस प्रूडेंस डिटरमाइंड। ये पुस्तक है 1832 में प्रकाशित हुई इसका, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु हो गई थी दिसंबर 1859 ईस्वी में, ठीक है, और अपने निवास स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी बेब्रिज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक कौन है? तो ऑस्टिन महोदय, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कानून संप्रभु का आदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन खास करके किसका है भाई? यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन है लास्की महोदय का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रचार किया था, फटाफट से बताएंगे। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? तो रूसो महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न तत्व राज्य को अपने समुदाय व संगठनों को से अलग करता है। मतलब एक प्रकार से निम्न ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रचार किया, मतलब नहीं, प्रश्न आपका है कि निम्न तत्व राज्य को, मतलब इनमें से जो नीचे चार तत्व आपको दिए गए हैं, कौन से मतलब जो तत्व हैं राज्य को अपने अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता, जनसंख्या, क्या अलग करती है? तो अलग करने के लिए खास करके जो प्रभुसत्ता होती है वह अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है प्रभुसत्ता अर्थात सॉवरनिटी शब्द जो है कि निम्न भाषा के सुपर मतलब कि जो है सुपरेनस से बना है, तो किस भाषा के शब्द है सुपरेनस? तो सुपरेनस जो शब्द है, ये शब्द है लैटिन भाषा का, तो लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से बना हुआ है सॉवरनिटी शब्द, जिसका मतलब होता है प्रभुसत्ता, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है जीन बोधा से रिलेटेड प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है और किस प्रकार से उसको हमको समझना है, ठीक है। विस्तार समझने का प्रयास करेंगे हमारे एक पॉइंट को। आइए जानते हैं बोधा का संबंध किस देश से था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोधा का संबंध किस देश से था, आप बताने का प्रयास करेंगे। जीन बोधा जो थे इनका संबंध किस देश से था? तो जीन बोधा खास करके आप देखते हैं जब इनका समय था, जब ये खास करके राजनीति के क्षेत्र में आए, तो खास करके राजनीति में बहुत उथल पुथल थी, क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था उस समय जब इनका समय काल था। फ्रांस के निवासी थे, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं ये। तो ऑप्शन में फ्रांस कहीं दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोधा जो हैं ये फ्रांस के निवासी थे, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं बोधा। 1530 में इनका जन्म होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। कब जन्म होता है? 1530 में। तो बोधा का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन बी में दिया 1530, करेक्ट आंसर आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ख़ास करके इनके समय में फ्रांस जो था वो गृह कला से और अपने आंतरिक धर्म युद्धों की आग में एक प्रकार से झुलस रहा था। लगातार चीज़ें हो रही थी, झगड़ा हो रहा था अपने घर में ही, मतलब कि फ्रांस में ही गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई थी उस समय लग रहा था, ठीक है। और खासकर इसका मुख्य कारण जो युद्ध हो रहे थे उस समय, धर्म सुधार आंदोलन भी तमाम सारे चल रहे थे। तो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उस समय चल रहे थे। धर्म के नाम पर हिंसा, दमन और नग्न तांडव, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। फ्रांस में दो प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले लोगों को जन्म दिया जो है खास करके इस प्रकार की हिंसा और दमनकारी नीति ने। प्रथम में खास करके मोनार्को मैक्स खास करके लोग थे और दूसरे को पोलिटिकोज, दो विचारधाराएं खास करके फ्रांस में चली उस समय। तो बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत बड़ा फेमस सिद्धांत है। राज्य संबंधी विचार भी तो है उनका बोधा का। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के उन्होंने अरस्तु की ही तरीके से बताया राज्य की उत्पत्ति का कारण कि मानव की सामाजिकता की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही जो है राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। अरस्तु ने भी वो बात स्वीकार की और बाद में आकर के बोधा महोदय भी उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। और बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत बड़ा फेमस है। कोकर महोदय संप्रभुता के बारे में कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोधा का सबसे बड़ा और विशिष्ट योगदान रहा है। मैक्सी कहते हैं बोधा के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में कि
बोंदा का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह इस सिद्धांत का प्रवर्तक नहीं था। मैक्सी कहते हैं कि जो बोंदा था वो संप्रभुता के सिद्धांत का प्रवर्तक नहीं था, तथापि वह पहला व्यक्ति था जिसने संप्रभुता संबंधी धारणा को विधि शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत किया और उसे राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग बना दिया। ये थी बोंदा की ताकत, ये थी बोंदा की विचारधारा। ऐसा मैक्सी महोदय कहते, बड़े अच्छे विद्वान हैं मैक्सी महोदय, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता की कई सारी विशेषताएं बोंदा महोदय ने बताई, जैसे कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, बोंदा कहते हैं। दूसरी बात बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता एक निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति होती है। तीसरी बात बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता सभी वैधानिक प्रतिबंधों से क्या होती है, मुक्त होती है, अलग होती है। चौथी बात उन्होंने बताई बोंदा महोदय ने कि संप्रभुता सभी नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य का शासनाधिकार होती है। तो कहीं ना कहीं पे संप्रभुता जो होती है, सॉवरेनिटी जिसको आप कहते हैं, इसको मैं अगर अपनी भाषा में बताने का प्रयास करूँ, संप्रभुता का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा देश जिसका अपने देश पर, अपने शासन शक्ति पर पूरा अधिकार हो, कोई भी नियम कायदा बनाना हो तो वो किसी दूसरे सरकार से पूछे ना। जैसे भारत है, संप्रभु देश है। अगर भारत इंग्लैंड से पूछता कि भाई मुझको ये कानून बनाना है, संसद में परिवर्तन करना है संविधान में, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती इंग्लैंड वालों से, अमेरिका वालों से, तो हम संप्रभु नहीं रहते। लेकिन भारत जो है आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय हमारी सरकार लेती है, हमारे द्वारा चुने गए जो सरकार है वो लेती है, तो इससे हम संप्रभु देश हैं। तो संप्रभु का सीधा सा मतलब यही होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे अगले प्रश्न होगा जन्म 1530 में बोंदा का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। बोंदा की महत्वपूर्ण कृति गणराज्य की 6 पुस्तकें, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, किस सन में इसका प्रकाशन हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1576 ईस्वी में। बड़ी फेमस पुस्तक है गणराज्य की 6 पुस्तकें। ये पुस्तक का ही नाम है, बोंदा की महत्वपूर्ण कृति है, 1576 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका उसी को जो है उसी पुस्तक से ही है कि गणराज्य की 6 पुस्तकें सच्चे अर्थों में राजनीति शास्त्र का प्रथम आधुनिक ग्रंथ है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन किसका है भाई? गणराज्य की 6 पुस्तकें सच्चे अर्थों में राजनीति शास्त्र का प्रथम आधुनिक ग्रंथ हैं, ऐसा मानने वाला जो विद्वान है उनका नाम है मैक्सी महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोंदा का सबसे बड़ा और विशिष्ट योगदान है, ये किस विद्वान ने कहा था? तो इसको कहने वाले विद्वान है बोंदा महोदय ने ही कहा था स्वयं। क्या कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोंदा का सबसे बड़ा और विशिष्ट योगदान है, ये कथन किसका है? बताएं सभी लोग, ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन बोंदा का ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सर्वप्रथम संप्रभुता का विधिवत विश्लेषण किया था। तो संप्रभुता का सर्वप्रथम जो है विधिवत विश्लेषण करने वाले जो विद्वान हैं वो बोंदा ही हैं, जीन बोंदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब कभी संप्रभुता का नाम हम लेते हैं तो बोंदा का नाम हम जरूर लेते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स को समझने का प्रयास। शेयर करिएगा सभी लोग वीडियो को, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही मैंने इस वीडियो को लाया है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थॉमस हॉब्स के बारे में। देखिए, थॉमस हॉब्स की बात की है तो थॉमस हॉब्स जो हैं इंग्लैंड के निवासी, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न पहला कि थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। हॉब्स की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो हॉब्स का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था इनका 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसका? थॉमस हॉब्स का, ठीक है। ब्रिटेन का एक नगर है मेसबरी, वहीं के एक पादरी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, अध्ययनशील व्यक्ति थे थॉमस हॉब्स, ठीक है। और ख़ास करके आप देखेंगे और प्रश्न क्या इनके बारे में पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया, इनकी मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा गया, हॉब्स की मृत्यु के बारे में। तो हॉब्स की जो मृत्यु हुई थी, खास करके इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी भाई? हॉब्स की मृत्यु हुई थी 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए ऑप्शन में आपको दिया है, ए ऑप्शन देख लीजिएगा, 1679 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, हॉब्स ने डी सीवे की रचना किस सन में करी थी? डी सीवे इनकी रचना है, पुस्तक है, तो उसकी रचना जो है इन्होंने किस सन में करी थी हॉब्स महोदय ने? तो इन्होंने करी थी 1642 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थॉमस हॉब्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो और प्रसिद्ध जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो जॉन हॉब्स की है वो कौन सी है? उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है भाई क्या? लेवियाथन जो पुस्तक है ये थॉमस हॉब्स की बड़ी फेमस पुस्तक है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज दर्शन में हॉब्स की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है। राज दर्शन में हॉब्स का नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद के समर्थन में है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके अनुसार वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी ये किसने कहा था, तो ऐसा कहने वाले विद्वान हैं, उनका नाम है हॉब्स। हॉब्स महोदय कहते हैं कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश होता है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, हॉब्स का दर्शन तर्कशास्त्र की सर्वोत्तम रचना है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन कहा था टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय ने हॉब्स के संदर्भ में कहा कि हॉब्स का जो दर्शन है तर्कशास्त्र की सर्वोत्तम रचना वही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो खास करके बात की जॉन लॉक की। देखिए, जॉन लॉक का जन्म एक प्रकार से कहाँ हुआ था बताने का प्रयास करेंगे। तो हॉब्स के बाद में ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले सामाजिक समझौता सिद्धांत को उदार और व्यवहारिक और संतुलित बनाने की चेष्टा करने वाले आधुनिक स्वतंत्रता की धारणा, वैधानिक राजतंत्र, संविधानवाद की राजनीति शास्त्र को अमर कर देने वाले विद्वान हैं जॉन लॉक। और जॉन लॉक जो है थॉमस हॉब्स के बाद आते हैं। जन्म इनका 1632 ईस्वी में होता है। ब्रिटेन की सामरसेट काउंटी के रिंगटन एक स्थान है, वहीं के पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना की कंपनी में एक अधिकारी थे, उन्हीं के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एक मेधावी छात्र थे ये, और इनकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। 1658 ईस्वी में एमए की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त करी थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े अच्छे विद्वान हैं। ठीक है, और एक शिक्षक का काम किया शुरुआत में, बाद में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, एक डॉक्टर बन गए ये। 1666 ईस्वी में खास करके राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ये सब किसके बारे में बताते हैं, तो ये सब सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, लॉक की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि लॉक ने राजनीति शास्त्र को लेकर के ग्रंथ लिखा, धर्मशास्त्र पर भी ग्रंथ लिखे, अर्थशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, सभी पर अपने ग्रंथों को लिखा। लगभग 30 से अधिक पुस्तकें जो हैं जॉन लॉक की आपको दिखाई मिलेंगी। उसमें खासकर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनमें पहली पुस्तक है इनकी 1689 में प्रकाशित हुई, अ लेटर टू टोलरेशन, यानी कि सहिष्णुता का पहला पत्र। और दूसरी पुस्तक इनकी है शासन पर दो प्रबंध, 1690 में प्रकाशन में आई। और इसके अलावा तीसरी पुस्तक है मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, 1690 में प्रकाशन में आई। तो इस प्रकार से और भी तमाम सारी पुस्तक, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र लिखा 1690 में ही, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र, चौथा पत्र 1692 में प्रकाशन में आ गया। तो और चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व लिखा 1669 में। तो ये जॉन लॉक की पुस्तकें हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बढ़िया भूमिका इनकी रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि जॉन लॉक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मैंने आपको बताया कि समरसेट में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, जॉन लॉक ने अपने जीवन काल में कितने ग्रंथों की रचना करी थी। तो इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना, मैंने आपको बताया कितने ग्रंथों की, 30 ग्रंथों की रचना करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जॉन लॉक की मृत्यु कब हो गई थी। जॉन लॉक की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी भाई, 1704 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जॉन लॉक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। जॉन लॉक का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है, द ट्रेनिस ऑन गवर्नमेंट, द ट्रेनिस ऑन गवर्नमेंट। ये पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है जॉन लॉक की, ऑप्शन नंबर बी में दी है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जॉन लॉक का कार्य 21 की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं बल्कि उसे सीमित करना है, यह मत किसका है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जॉन लॉक का कार्य 21 की सत्ता को, 21 की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं बल्कि उसे सीमित करना है, यह मत किसका है। यह मत किसका है भाई, यह मत किसका है, यह मत है मैक्सी महोदय का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मनुष्यों के राज्यों के में संगठित होने तथा अपने को सरकार के अधीन रखने का मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, किसके अनुसार जिस चीज़ को मनुष्य ने शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त किया है उसका उस प्रकृति पर अधिकार है, यह कथन किसका है।
जॉन लॉक का, टेलर का, रूसो का या प्लेटो का? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जॉन लॉक इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए एक मिनट। तो ये लॉक के संदर्भ में कुछ बातें आपने देखी। अब बात करते हैं जो खास करके सामाजिक समझौते के तीसरे पुरोधा व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो की अगर बात की जाए तो जॉन लॉक और मतलब कि जॉन लॉक और हॉब्स, इनके बाद में आप देखते हैं रूसो भी बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। हॉब्स और लॉक के अतिरिक्त जो है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रमुख प्रतिपादक में जीन जैक्स रूसो का व्यक्तित्व और एक बड़ा फेमस रहा है, और ख़ास करके एक विवादास्पद व्यक्तित्व भी इनका रहा है। आप देखिएगा कि वर्गसन ने इनके बारे में कहा कि जो है डेकार्ट, एक फ्रांसीसी विद्वान हैं डेकार्टे, ठीक है। तो डेकार्ट के बाद मानव मन पर सबसे अधिक प्रबल प्रभाव जो किसी का मतलब पड़ा है तो वो रूसो का ही पड़ा है। और रूसो ने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, साहित्य, शिक्षा, धर्म, इन सभी पर अपनी छाप छोड़ी है। जीन जैक्स रूसो ने ऐसा बर्गसन महोदय कहते हैं, वाहन महोदय कहते हैं जीन जैक्स रूसो के संदर्भ में कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के पश्चात, अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स, उसके बाद में खास करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो सामाजिक समझौते की रचना है, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है रूसो की, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो रूसो की प्रमुख पुस्तकों में उसका नाम आता, तो वो यानी अरस्तु की पॉलिटिक्स के बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है राज दर्शन पर जो लिखी गई है सबसे अधिक मौलिक है, और इसके अलावा सबसे अधिक मौलिक होने के साथ ही साथ विचारों की दौड़ में सबसे अधिक समृद्ध रचना भी है। वेपर महोदय ने रूसो को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत भी कहा है। तो आपसे पूछेगा कि रूसो को किसने स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा, तो वेपर महोदय ने कहा, ठीक है। और खास करके वेपर महोदय ने मतलब कि कहा कि उसका अमर वाक्य मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा रहता है, ये खास करके कहा था वेपर महोदय ने जीन जैक्स रूसो के संदर्भ में। आज स्वतंत्रता का सिंहनाद है, ये भी कहा था। तो कहीं ना कहीं पे रूसो जो हैं वो बड़े अच्छे विद्वान हैं। और रूसो खास करके आप देखेंगे कि इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था 28 जून को। कब जन्म हुआ था? 28 जून को जन्म हुआ था। 1712 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका भाई? रूसो का, ठीक है। और प्रसव काल के दौरान ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। जब इनका जन्म हुआ उसी समय इनकी माताजी का देहांत हो गया था। पिताजी जो इनके थे आइजैक, एक मतलब पिता आइजैक नाम था, एक दक्ष जो है घड़ीसाज थे वो। और अपनी फिजूल खर्ची और ख़ास करके वासनाजन्य और भी तमाम से दौड़ थे, उनके कारण से रूसों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा वो कर नहीं पाए उचित ढंग से, ठीक है। और रूसो बचपन से ही उपेक्षित रहे, स्नेह से वंचित रहे, माता जी का निधन ही हो गया था। तो कहीं ना कहीं पे 10 वर्ष की आयु में रूसो के पिता ने क्या किया? रूसो का भी त्याग कर दिया, और उनके पालन पोषण का भार जो है उनके सगे संबंधी जो थे खास करके उन पर, अगर उन्हीं लोगों के संपर्क में आगे चल करके आगे बढ़े। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं बड़ी फेमस। इनकी एक पुस्तक है द इमाइल पुस्तक है, 1762 में लिखी गई शैक्षिक ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी तमाम सारी पुस्तकें हैं इनकी, चर्चा करेंगे उन सभी मुद्दों पर। और रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत बड़ा फेमस सिद्धांत है, इस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को थोड़ा सा जान लेते हैं। रूसो का समान इच्छा का भी सिद्धांत है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और समान इच्छा के सिद्धांत में उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया है। हम चर्चा जरूर करेंगे, जब इनके बारे में पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज वीडियो में पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। जीन जैक्स रूसो का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था जिनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रूसो ने गीति काव्य कब लिखा? बताएं, रूसो ने गीति काव्य कब लिखा भाई? 1741 में, 1746 में, 1749 में, 1754 में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो रूसो ने गीति काव्य कब लिखा भाई? तो रूसो ने गीति काव्य लिखा था 1746 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रूसो की महानतम पुस्तक कौन सी, जो सबसे बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, कौन सी है? तो रूसो की महानतम पुस्तक है दी इमाइल, शैक्षिक ग्रंथ है, शिक्षा शास्त्री भी इसीलिए रूसो को कहा जाता है, ठीक है। दार्शनिक भी, शिक्षा शास्त्री भी हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी इनका योगदान रहा है, ठीक है।
और रूसो का नाम समाजशास्त्री के रूप में भी लिया जाता है, क्योंकि समाज की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत में योगदान निभाया, इसीलिए बड़े अच्छे विद्वान हैं ये। दी इमाइल इनकी पुस्तक है, शैक्षिक ग्रंथ है, ठीक है। तो यही जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं, किस रचना ने फ्रांस के जनमानस पर विशेष प्रभाव डाला? बताएं किस रचना ने। तो ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं खास करके इन्हीं की हैं, क्या बोलते हैं, जीन जैक्स रूसो की हैं। तो कौन सी रचना फ्रांस के जनमानस पर विशेष प्रभाव डालती है? तो उस रचना का नाम है भाई क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसकी है? इन्हीं की है, रूसो महोदय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं, रूसो ने कितने प्रकार की सरकारों का वर्णन किया है? रूसो ने कितने प्रकार की सरकारों का वर्णन किया भैया? तो रूसो महोदय ने 4 प्रकार की सरकारों के बारे में बताया कि सरकारें 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि किस पुस्तक में मनुष्य की शिक्षा का उद्देश्य उसकी निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना करना बताया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस पुस्तक में मनुष्य की शिक्षा का उद्देश्य उसकी निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना करना बताया गया है? उस पुस्तक का क्या नाम है भाई? तो वह पुस्तक है दी इमाइल, जो कि किसकी पुस्तक है? जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है, शैक्षिक ग्रंथ है, इसमें बताया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके अनुसार पुरोहित धर्म वह धर्म है जो पुरोहितों और पादरियों द्वारा संपन्न किया जाता है, यह धर्म सबसे निम्न और निकृष्ट है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है रूसो। रूसो महोदय ने ही कहा था। रूसो महोदय ने क्या कहा था कि रूसो ने कहा था कि पुरोहित धर्म वह धर्म है जो पुरोहितों और पादरियों के द्वारा संपन्न किया जाता है, और यह धर्म सबसे निम्न का कृष्ट मतलब कि निकृष्ट है और निम्न है। ऐसा किसने कहा था? रूसो ने कहा था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ गई बातें। और बाकी अब देखिए यहाँ पर इतने प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से हो गए, ठीक है। अब बाकी जो क्लास आपकी बची हुई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी आपकी वो इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, उसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा आप सभी लोग, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर चीज़ों के बारे में समझ सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ये तमाम सारे प्रश्न हैं, इन पर चर्चा होगी आने वाले समय में, तो इस पर मैं चर्चा कर दूंगा। 1-2 दिनों में इसकी वीडियो भी आपके समक्ष आ जाएगी, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। तमाम सारे प्रश्न अभी हमारे पास हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के, तो इन पर चर्चा होनी बाकी है। तो आप सभी लोग जो है पढ़िएगा आसानी से। तो इस पर जल्द ही आपके लिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो अभी एक वीडियो इस पर और आएगी, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 2 आएगा। आपको बता दूं कि इसके अलावा संस्कृत का चैप्टर 1 हो चुका है, बी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया, जिसमें संस्कृत काव्य परंपरा मतलब काव्य शास्त्र परंपरा और प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और आचार्यों के बारे में बताया है। चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ भी बताया उसमें। चैप्टर 1 से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तार से मैंने बता दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी जो है इसका जो आपका आएगा, जो ये खास करके इसका जो सेकंड वीडियो आएगी, उसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको यहीं पर आपका पार्ट 2 लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ पर? यहीं पर, ठीक है। ऐसे पार्ट 2 ऐसे मैं लिख दूंगा, ठीक है, यहीं पर। तो ऐसे यही थंबनेल होगा, पार्ट 2 लिखा हुआ मिलेगा। तो पार्ट 2 इसकी वीडियो जल्द ही आएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।